हजारों साल से चल रहा है। संविधान की जरूरत बीच बीच में कहीं पड़ती है जब कोई गड़बड़ हो जाती है। पूरा जीवन हम उन्हीं परंपराओं पे जीते हैं जिसमें संविधान नहीं आता। उस संविधान में हमारी खामोशी ने, हमारे स्वार्थों ने, हमारे लालच ने, अपना तेरी ऊंच नीच के चलते, जब 93 आया, नरसिम्हा राव की सरकार थी, 3-4 बड़े फैसले हुए और हम पूरी दुनिया पे काबिज थे। एक मकान लेकर के खुश हो गए, एक छोटा सा कमरा मिल गया उस पर खुश हो गए। 1991 के अंदर पार्लियामेंट में एक एक्ट बना दिया गया, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा पूरे जोरों पे था। लोगों को किस तरीके से ठंडा किया जाए, तो एक एक्ट बना और फिर वो भारत की पार्लियामेंट में पास हो गया और उस एक्ट का नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और उसके तहत यह कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो भारत में जितनी भी मस्जिदें हैं, जितने भी मंदिर हैं, जिस भी हालत में हैं, उसे यथा स्थिति में रखा जाएगा। सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा इससे बाहर निकाल दिया जाएगा। हिंदुओं को लगा, अरे वाह, राम मंदिर का मुद्दा तो मिल ही गया हमें, बाकी से क्या पड़ता है, बाकी छोड़ देंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना। 30,000 जो मंदिर, जो पीस लविंग लोग आए थे बाहर से, शांति प्रिय, उन्होंने तोड़े। और आपकी आने वाली नस्लों के सामने ऐसा नहीं था कि वो इतने ताकतवर नहीं थे कि पूरा मंदिर तोड़ करके पूरी मस्जिद बना सकते थे। उन्होंने जानबूझ के मंदिर तोड़ा और आधे पे मस्जिद बनाई और आधा छोड़ दिया। आने वाली पुश्तें देखें कि तुम्हारे पूर्वज हमारे गुलाम रहे थे। आपको बार बार वो टीस करें, इसलिए ये किया गया। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बन गया। आप बोले नहीं। दिल्ली में एक साथी ने उसे कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। 92 के अंदर जब मंदिर मूवमेंट तूफान पे था, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सत्ता कैसे आपके इमोशंस को खेलती है। जब मंदिर आंदोलन पीक पे पहुंचा तो लगा कि क्या करें, ये शांति प्रिय लोग तो बड़े परेशान हो गए भाई, तो सरकार को उनको अपीज करना था। तो इमीडिएटली दुनिया का पहला जाहिल, बिना पढ़ा लिखा, न स्कूल में गया, न केजी में गया, न कॉलेज में गया, न विश्वविद्यालय गया, देश का पहला शिक्षा मंत्री 1947 से लेके 1958 तक वो शख्स बना जो भारत में भी पैदा नहीं हुआ था, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं था। जो 1888 में मक्का में पैदा हुआ, उस मौलाना आजाद को आपने पहला शिक्षा मंत्री बनाया और वो 58 में चले गए बेचारे। लेकिन उनकी पॉलिटिकल जरूरत 1992 में थी कि भाई इनको भारत रत्न दे दोगे तो भारत के मुसलमान थोड़ा शांत हो जाएंगे, तो उनको आपने भारत रत्न दे दिया। लेकिन आपकी भूख नहीं भरी और जो कांग्रेस के अंदर लोग थे उन्होंने उस प्रेशर को बना के रखा। 1993 में बिना किसी बेसिस के, बिना किसी डेफिनेशन के यकायक एक अनाउंसमेंट हो गया। न मुझसे पूछा, न सिखों से पूछा, न पारसियों से पूछा, न बौद्धों से पूछा, न ईसाइयों से पूछा, और एक अध्यादेश जारी हुआ कि भारत में 5 मजहब के मानने वाले लोग माइनॉरिटी में हैं, इसलिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बन गया। पूरे देश में जो गिनती है पारसियों की मात्र 50,000 है। सिख 1.5 से 2.25% होंगे। ये मैं 93 की बात बता रहा हूं। 1% बौद्ध है, 3.5% ईसाई हैं, लेकिन उस वक्त 19% मुसलमान थे। ये बन गया और उसका करोड़ों का बजट बन गया कि मुसलमान पिछड़ा है। और उस माइनॉरिटी कमीशन में न पारसी ने कभी कोई स्कॉलरशिप ली, न कभी किसी सिख ने स्कॉलरशिप ली। और ये सिख कौम तो वो कौम है जिसने आज तक लिया नहीं, सिर्फ दिया है। ये कभी इनका बच्चा, कभी इनका पिता, मैंने माइनॉरिटी कमीशन के बाहर नहीं देखा कि हमारे बच्चे को स्कॉलरशिप चाहिए, ये नहीं गए। लेकिन जो 19% थे, जो उस वक्त की आबादी के हिसाब से कोई 17-18 करोड़ थे, उनको सबसे ज्यादा डर भी लगता है, सबसे ज्यादा उनको इमदाद भी चाहिए। तो आपका काम है जीएसटी टाइम पे भरना, इनकम टैक्स देना, तो कि ये जो घूम रहे हैं ऊंचा पजामा पहने, ये कुछ तमीज सीख जाएं, ये कुछ पढ़ जाएं। और जब आप इन्हें पढ़ाते हैं और पढ़ लिख के ये बन जाते हैं कुछ,
तो आपके पैसे से पढ़ के एमबीबीएस और इंजीनियरिंग करते हैं और डॉक्टर बनने के बाद केरल से, बंगलौर से, मुंबई से पढ़े लिखे टॉपर मुसलमान आईएसआईएस में भर्ती होने जाते हैं। आप किस गलतफहमी के शिकार हैं कि पढ़ा लिखा मुसलमान जो है वो पढ़ लिख के कुछ हो जाता है, पढ़ लिख के वो और बड़ा मक्कार हो जाता है। वो आपके इस गैप को समझता है। लिहाजा हम कर क्या रहे हैं, हमारी मांग क्या होनी चाहिए? जो संसद में कानून पास हो, पूरे विधि विधान से हो, सर्वसम्मति से हो, उस कानून के खिलाफ भी लोग शाहीन बाग पर बैठ जाते हैं, यह जानते हुए कि इस कानून से उनकी नागरिकता का कोई संबंध नहीं है। इसलिए जिन्हें आप जाहिल समझते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। आपको लगता है कि पढ़ना लिखना मार्कशीट तय करती है। माफ कीजिएगा, मार्कशीट नौकरी दिला सकती है, मार्कशीट राष्ट्र नहीं बचा सकती। राष्ट्र बचाते हैं चाय बनाने वाले और पीने वाले। दोनों में ध्यान रखिएगा। बहुत पढ़े लिखे थे पिछले प्रधानमंत्री, वर्ल्ड बैंक में भी गए थे, पूरा देश बेच दिया उन्होंने। जिस महिला के अंडर में काम करते थे उससे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, तुम बताओ कि तुमने चाइना के साथ क्या समझौता किया है। यह शक की सुई नहीं है मेरी, एक तथ्य आपके सामने रखता हूं। राजीव गांधी की मई 1991 में हत्या हुई। आई एम करेक्ट? राइट। आप जरा सोचे थोड़ी देर के लिए, जिस परिवार में देवर मर चुका हो, सास भी मर चुकी हो, वो अकेली महारानी हो और पति की ऐसी दर्दनाक मौत हो जाए। जिस दिन उनकी डेथ हुई है शायद 21 मई था, 21 या 23, 91 मई में उसकी डेथ होती है राजीव गांधी की। और जो इतनी पतिव्रता थी, बेचारी सफेद साड़ी पहन के बैठी, क्योंकि उसको पता था कि देश का हिंदू उसे क्या देखेगा। मात्र 1 महीने, मई में पति की डेथ होती है और जून 21 को राजीव गांधी फाउंडेशन रजिस्टर हो जाता है। यह पता है आपको? सामान्य परिवार में, घर में इतनी बड़ी मौत हो जाए और मौत के 1 महीने के अंदर राजीव गांधी ट्रस्ट बन जाता है। और हम चुप रहते हैं कि भारत सरकार का जो बजट पेश होता है, उस बजट में भारत में क्या क्या प्रावधान किए गए, किस पे टैक्स लगाए, किस पे नहीं लगाए, जो देश का बजट बनता है, उस बजट में 100 करोड़ रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन को भी अलॉट होता है। यह किसका पैसा है भाई? हम नहीं पूछना चाहते, यह सवाल गलत है। मेरे टैक्स का पैसा है, मेरे टैक्स के पैसे से सड़कें बननी चाहिए, हवाई जहाज आने चाहिए, देश की और विकास होना चाहिए। लेकिन ये राजीव गांधी फाउंडेशन का विकास के लिए तो मैंने नहीं दिया था, ये पूछा नहीं आपने, ये चल रहा था। इसलिए ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। उस व्यक्ति विशेष से आपको 10 शिकायतें हो सकती हैं, मैं कह रहा हूं करोड़ों भी हों, तब भी मैं अपनी राय नहीं बदलूंगा। इसलिए कि बड़े मुश्किल से समाज को यह समझ में आया है कि जो सत्ता पे बैठा है उसे राजनीति आनी चाहिए, और राजनीति के नियम राजनीति पे लागू हों और साधुओं के नियम साधुओं पे हों। हम राजनीति जो करता है प्रधानमंत्री, उससे आचरण की उम्मीद करते हैं कि वो साधुओं और सन्यासियों जैसा काम करे। और सन्यासी आपके यहां गोल्डन बाबा बन के टिकट मांग रहे हैं। जिसका जो क्षेत्र है, अगर वो अपने क्षेत्र में मजबूती से खड़ा रहे, ये राष्ट्र को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती। आप अपनी भूमिका को मत भूलिए। मैं ये भी नहीं कहता कि आप टैक्स दे दिए, कुछ पूछिए मत, लेकिन ये तो पूछ सकते हैं सरकार मेरी है तेरी है। नहीं, सरकार देश की है। ये कहकर के आप और लोगों को मौका देते हैं कि सरकार तो इनकी है, सरकार देश की है। भाई आपने वोट दिया, मैंने वोट दिया,
तो पूछिए तो इस सरकार से कि आप माइनॉरिटी कमीशन के नाम पर, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि मजहब के नाम पर किसी को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, तो आपने एक दूसरा रूट ढूंढा, करोड़ों रुपए का बजट उसमें लगाते हैं, वो जाता है। उसमें भी एक और जघन्य अपराध है जो राजनीतिक लोगों को उठाना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि नीचे और ऊपर बैठे सत्ता के जो लोग हैं इन बातों को चर्चा में तो लाएं, कम से कम इन मुद्दों को उठाने से आपकी कुर्सी नहीं जाएगी। अगर इन मुद्दों को उठाएंगे तो आप दुगने बहुमत से जीतेंगे, ये ध्यान रखिएगा। चिंता मत कीजिए, सत्ताएं आनी जानी है। सत्ता बहुत छोटी चीज है। जो लोग सत्ता को बहुत बड़ी चीज समझते हैं, बहुत छोटी चीज है। आप परमानेंट हैं।